नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के वर्ष 2007 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि ये हमारा मैंडेटरी पेपर है। और आज का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल साइंस का। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल साइंस जो कि आपका एज ए कोर्स सब्जेक्ट होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर आप आर्ट्स के सॉरी माफ़ करिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं यानी कि विज्ञान संकाय से हैं तो आपको ये फिजिकल साइंस का पेपर लेना पड़ेगा अगर आप आगे चल के साइंस सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं। तो साइंस यानी कि विज्ञान अगर आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो आपको ये सब्जेक्ट लेना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आज के पेपर में देखेंगे किस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट होते हैं। मैं आपको बताने का भी प्रयास करूंगा कि कौन से पेपर आपके क्वेश्चन जो है रिपीट हुए आगे चल के या इस साल रिपीट हुए, ताकि आपको एक आइडिया भी होता चले। जैसा कि हमको पता है दोस्तों कि जो हमारे पेपर होते हैं वो 90 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 90 अंक का होता है। अगर बात करें हम लोग खंड की, जैसा कि हमारे पास 3 खंड होते हैं पूरे प्रश्न पत्र में, खंड अ, ब और स, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो होता है वो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्नों का होता है। जी हाँ दोस्तों, अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। और ये जो होता है यहाँ पे हमको हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलते हैं। अधिकतम शब्द सीमा जो निर्धारित की गई है 50 शब्दों की गई है और कुल मिला के हमको 10 प्रश्न हल करने हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, राइट द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एज पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों के प्रकार लिखिए। तो शैक्षिक उद्देश्य क्या है आप लिख सकते हैं। आप शैक्षिक उद्देश्य देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटिव। तो आप याद रख सकते हैं CAP। क्या आप याद रखें, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। हिंदी में आप बोलेंगे तो आपका संज्ञानात्मक और अध्यात्मक और आपके शारीरिक रूप से जो जुड़े होते हैं वो होते हैं आपके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला प्रश्न के बाद अब देखते हैं दूसरा प्रश्न जो है हमारा, वो है कि राइट 2 इन्वेंशंस ऑफ न्यूटन। न्यूटन के 2 आविष्कार लिखिए। तो आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिख सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा न्यूटन ने आपके जो है दूरबीन का भी खोज किया था, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। खगोल के क्षेत्र में बहुत इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूटन ने खोजी हैं, आप उनके बारे में उनके आविष्कारों का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, व्हाट इज यूनिट प्लानिंग, इकाई योजना क्या है, ये बता सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एड। जी हाँ दोस्तों, टीचिंग एड क्या है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पे, मेंशन स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग सेल्फ लर्निंग मटेरियल। स्व अधिगामी सामग्री के विकास के पदों को उल्लेख करें। यानी कि जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल यानी कि ऐसी शिक्षण सामग्री जिसको कि कोई भी व्यक्ति देख के थोड़ा पढ़ सकता है, चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग SLM कहते हैं। उदाहरण के लिए क्वेश्चन बैंक हो गए, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, जो नोट्स जो टीचर देते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, SLM होती हैं। प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं, व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग क्या है, राइट द नेम ऑफ इट्स प्रोपाउंडर ऑल्सो। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आगे भी 2019 में भी रिपीट हुआ है। शिक्षण अधिगम प्रोजेक्ट अधिगम हेतु प्रोजेक्ट विधि परियोजना विधि का क्या है, परियोजना विधि क्या है, इसके प्रतिपादक का नाम भी लिखिए। अगला प्रश्न है, राइट द स्किल्स ऑफ राइट द कंपोनेंट ऑफ स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। व्याख्या कौशल के घटकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय को करिकुलर एक्टिविटी, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तो आप पाठ्य सहगामी क्रियाओं से जो समझते हैं, यानी कि जैसे कि ऐसी क्रियाएं जो कि मेन जो विषय होते हैं, मुख्य विषय, जैसे कि जो विषयगत सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी, गणित, विज्ञान, भौतिकी, इनके अलावा जो चीज़ें जैसे कि कला, पेंटिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल साइंस ऑन सोसाइटी। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, समाज पर फिजिकल साइंस के प्रभाव का उल्लेख करिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखेंगे 2019 के पेपर या आगे वाले वर्षों में तो ये प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं, राइट एनी 5 डिफरेंट प्रोफेशन इन द एरिया ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के क्षेत्र में किन्हीं 5 विविध विषयों व्यवसायों को उल्लेख करिए। तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप समाजशास्त्री बन सकते हैं, आप मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। तो आप इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र लिख सकते हैं। आप मतलब पशु चिकित्सक बन सकते हैं, कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे 5 के नाम लिखने, तो 5 ही नाम लिखे यहाँ पे।
अब देखते हैं हम लोग खंड भाव में चलते हैं, यानी सेक्शन बी, जो कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का होता है। यहाँ पे हर एक प्रश्न के लिए हमको क्या मिलते हैं, 8 अंक मिलेंगे, और अधिकतम शब्द सीमा जो निर्धारित है वो हमारी 200 शब्दों की है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि क्या प्रश्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात क्या होती है दोस्तों खंड भाव में, कि यहाँ पे आपके पास प्रश्नों के उत्तर ऑप्शन में भी आपको आप दे सकते हैं, यानी कि आपके पास से 10 प्रश्न है, कोई 5 ही आपको करने, तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पे। लेकिन किसी एक क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो 2 क्वेश्चन दिए उसमें से कोई एक, या तो आप ऑप्शन में पहला कोर्स क्वेश्चन करें या दूसरा क्वेश्चन करें। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन स्कूल करिकुलम। तो आपको स्कूल करिकुलम के बारे में बताना है। विद्यालय पाठ्यचर्या में फिजिकल साइंस के महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा डिस्क्राइब रॉबर्ट मेगर स्कीम टू राइट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने हेतु रॉबर्ट मेगर योजना का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं दोस्तों। राइट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एनी 4 पाथ ट्रैकिंग डिस्कवरीज इन फिजिकल साइंस ऑन साइंटिफिक एरेना। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल साइंस में किन्हीं 4 पद चिन्हात्मक खोजों का वैज्ञानिक जगत में प्रभाव का वर्णन करें। तो जैसे कि आप न्यूटन के लॉ के बता सकते हैं, ग्रेविटेशन के बारे में बता सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बता सकते हैं, बर्नौलियस थ्योरम बता सकते हैं, लेंस के थ्योरम के बारे में बता सकते हैं। अगर हम लोग दूसरे क्षेत्रों में जाएं तो कृषि के क्षेत्र में जो हाइब्रिड हमने बनाना है, हमने क्लोनिंग की है, ये कोई भी एक टॉपिक लेकर आप यहाँ पे तो कोई 4 टॉपिक यहाँ पे ले लें और बता दें यहाँ पे। अथवा आप लिख सकते हैं मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एवोगैड्रो इन द फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में एवोगैड्रो के योगदान का वर्णन करें। तो एवोगैड्रो जो है मुख्य रूप से आपके माफ़ करिएगा, रसायन विज्ञान से जुड़े हुए थे, और इन्होंने एवोगैड्रो कांस्टेंट दिया था, जो कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। किसी बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं राइट द स्टेप्स टू डेवलप डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट टू टीच द टॉपिक ह्यूमन आई इन क्लास 10। कक्षा 10 में मानव आंख प्रकरण के शिक्षण हेतु प्रदर्शन प्रयोग विकास के पदों का वर्णन किया। अर्थात कि अगर आपको क्लास 10 में एक टॉपिक मिल गया, आप एक टीचर है और आपको एक टॉपिक मिला कि क्लास 10 में जाइए और मानव जो आंख होती है, ह्यूमन आई जो होती है, उसको आपको पढ़ाना है, तो आप उसको किस तरह से तैयार करेंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो लेसन प्लान तैयार करके आप यहाँ पे बता दें। एक्चुअली आपको यहाँ पे लेसन प्लान लिखना है। प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या प्रश्न है। इलुस्ट्रेट, यहाँ पे मस्ट्रेट लिखा है, यहाँ पे इलुस्ट्रेट होगा। इलुस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि माध्यमिक स्तर पर फिजिकल साइंस के शिक्षण हेतु समस्या समाधान विधि के महत्व की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा आप अगर ये प्रश्न में आप कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरा प्रश्न कर सकते हैं कि इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इन टीचिंग फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर फिजिकल साइंस के शिक्षण हेतु अन्वेषण विधि के महत्व को व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ लर्निंग मटेरियल, SLM जो हम लोग बोलते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। डेवलप सेल्फ लर्निंग मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फिजिकल साइंस। स्व अधिगामी सामग्री से आप क्या समझते हैं? फिजिकल साइंस में ऑर्गेनिक यौगिक हेतु स्व अधिगामी सामग्री का निर्माण कीजिए। तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए आप एक क्या कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल बनाना। तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के आप उदाहरण ला सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों को लैब में ले जाकर दिखा सकते हैं। कुछ उनके फ़ोटोज़, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोज़ आप इंटरनेट से डाउनलोड करके बच्चों को दिखा सकते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे भोजन पदार्थ में घर में भी उपलब्ध होते हैं, ऐसी चीज़ों का उदाहरण भी बच्चों को समझा सकते हैं। इससे बच्चों की समझ भी बढ़ेगी और आप अपना जो आपको एग्जाम्पल देना था वो भी भली भांति बच्चों को बता पाएंगे। अथवा आप लिख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रोवाइजेशन ऑफ टीचिंग एड्स। व्हाट सेल्फ इम्प्रोवाइज टीचिंग एड वुड यू यूज टू टीच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो भाई शिक्षण सहायक सामग्री के सुधारीकरण से आप क्या समझते हैं? न्यूटन के गतिक विषयक नियम को पढ़ाने हेतु कौन कौन स्वनिर्मित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और मुझे लगता है ये आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए कि भाई जो आपके पास चीज़ें उपलब्ध है आप उसको किस तरह से और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन।
तो इम्प्रोवाइजेशन का मतलब अगर आपको ब्लैक बोर्ड मिला हुआ है तो आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डस्टर को एक बॉडी के रूप में दिखा सकते हैं और आप चौक को एक दूसरे बॉडी के रूप में दिखा सकते हैं। और अगर आप न्यूटन के लॉ को पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए अगर न्यूटन के दो लॉस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप दिखा सकते हैं कि जब एक बॉडी, अगर न्यूटन के तीसरे लॉ को बताएं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन, तो आप दिखाएं कि अब डस्टर को चौक से मारते हैं तो दोनों अलग अलग दिशा में गिरते हैं। तो इस तरह से आप करके कुछ उदाहरण दे सकते हैं। यानी जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनका हम अपने चीज़ों को बताने में किस तरह से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये होता है टीचिंग एड का इम्प्रोवाइजेशन। अब चलते हैं सेक्शन सी में, जो कि हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। यहाँ पे आपको कुल जो है 2 ही प्रश्न करने हैं। हर एक प्रश्न के लिए 5 शब्द लिखने हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपको 15 अंक मिलेंगे। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यानपूर्वक प्रश्नों का चुनाव करें, कोई जो सबसे अच्छे तरीके से जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनका ही चुनाव करें यहाँ पे। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं, डिस्क्राइब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। शैक्षणिक उद्देश्य हेतु ब्लूम के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। अथवा प्रश्न संख्या 8 है, डिस्कस द नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न फिजिकल साइंस। जो मॉडर्न फिजिकल साइंस के बारे में बताना है, यानी कि आधुनिक पदार्थ विज्ञान की प्रकृति एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, देखते हैं, डिस्क्राइब द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, मेंशन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑल्सो। तो पदार्थ विज्ञान की आगमन निगमन शिक्षण विधि की विवेचना कीजिए, इसके गुणों और दोषों का भी उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, डेवलप ए लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ क्लास 7 इन फिजिकल साइंस। पदार्थ विज्ञान के कक्षा 7 के किसी प्रकरण पर पाठ योजना विकसित करिए। तो आपको क्या करना है कि सॉलिड यानी कि जो फिजिकल साइंस है उसमें आप किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान तैयार करना है। तो दोस्तों, जब आप पेडागॉजी की बात करते हैं तो आपको लेसन प्लान तैयार करना आना चाहिए। लेसन प्लान कैसे तैयार होता है, किस तरह से लिखना है, ये सारी चीज़ें हम आगे आपको अगले आने वाले वीडियोज़ में भी बताएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा उपयोगी लगा हो कि ये कहीं आपको कुछ सीखने को मिला है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो ज़रूर लाइक करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ मुझे बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, सिर्फ देखें ही नहीं, क्योंकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें दोस्तों।